जब मोदी बड़े सकरे में फंस गए तो गोदी मीडिया पर बोल गए कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। ये बात कहे हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मोदी महाराष्ट्र में फिर से हिंदू मुसलमान करने लग गए। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। क्या मोदी देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या मोदी को ये लगता है कि देश की जनता को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है? क्या मोदी को ये लगता है कि बिना हिंदू मुसलमान किए उनको वोट नहीं मिलेंगे, या फिर जनता वोट देती ही हिंदू मुसलमान के नाम पर है? आखिर क्यों 24 घंटे के भीतर ही पलटी मार गए मोदी? इसको ना समझना बहुत जरूरी है। आज इसी को समझेंगे वरिष्ठ लेखक और पत्रकार राकेश पाठक जी से। नमस्कार। जब मोदी सकरे में फंस जाते हैं तो हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा और इस बात का मैं संकल्प लेता हूं, लेकिन 24 घंटे भी नरेंद्र मोदी का ये संकल्प टिक नहीं सका। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को क्या मूर्ख समझते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि देश की जनता बिना हिंदू मुसलमान किए वोट नहीं देती है? क्या देश की जनता बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट नहीं देती है? तो आखिर इन सब को समझना बहुत जरूरी है और इसी को समझने के लिए आज देश के जाने माने लेखक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक सर हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया जी। मोदी जी ने हिंदू मुसलमान ना करने का संकल्प लिया और 24 घंटे भी उनका ये संकल्प नहीं टिक सका। सर, क्यों? देखिए प्रज्ञा जी, क्यों नहीं टिक सका इसके बारे में मुझे लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कुछ लिखा था और मुझे बार बार ऐसा लगता है कि वो मोदी जी के लिए लिख गए हैं। भले वो 500-600 साल पहले लिख गए। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोले मधुर वचन जिम मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका झूठ ही उनका भोजन भी वही है, उनका स्वल्पाहार यानी चबेना भी वही है, लेकिन वे ऐसे होते हैं बोले मधुर वचन जिम मोरा, जैसे मोर मधुर मधुर वचन बोलता है लेकिन खाए महा अहि हृदय कठोरा। लेकिन वे इतने कठोर हृदय होते हैं कि सांप को भी खा जाते हैं। मुझे लगता है माननीय नरेंद्र मोदी का झूठ के बिना काम चलता नहीं है। आपके क्यों का उत्तर तो भगवान ही दे सकता है कि मोदी जी सिर्फ 24 घंटे में क्यों पलट गए, ये तो हम नहीं जानते। हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि उनकी राजनीति, उनकी वोटों की राजनीति हिंदू मुसलमान के बिना सदती नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, मेरा संकल्प है। उन्होंने ये भी कहा था प्रज्ञा जी कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं तो सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। तो मैंने अभी ट्वीट भी किया है, फेसबुक पर भी लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री, आप सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहे हैं। आपकी ही परिभाषा के हिसाब से, आपके ही संकल्प के हिसाब से आप अपने संकल्प पर 24 घंटे नहीं टिक सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या नरेंद्र मोदी इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब ये परीक्षा इस देश की जनता की है, मतदाताओं की परीक्षा है कि क्या वे मोदी जी की कसौटी पर खरा उतरकर खुद को मूर्ख साबित करेंगे। क्या वे पूरी दुनिया को बताएंगे, इस देश के लोग 140 करोड़ लोग ये स्वीकार करेंगे कि वे महामूर्ख हैं, वे मोदी जी की उन उलटबाजियों को नहीं समझते हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि मोदी जी पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अहरनिश निशियाम सुबह से शाम तक 24 घंटे झूठ बोल रहे हैं। झूठ शायद असंसदीय शब्द माना जाता है, तो मैं कह देता हूं असत्य बोल रहे हैं, मिथ्या वाचन कर रहे हैं। क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा? लोगों ने वो 46 पेज का 48 पेज का कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है क्या? खंगाल डाला लोगों ने, उसमें एक शब्द नहीं मिला, मुसलमान शब्द नहीं है। 15,846 पता नहीं कितने शब्द ने सुप्रिया श्रीनेत ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाया था भोपाल में कि उनके घोषणा पत्र में इतने हजार शब्द हैं, लेकिन एक बार भी मुसलमान शब्द का
उल्लेख उसमें नहीं है। तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि मोदी जी ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं। वे जो लेकिन हासिल सर करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी। सोचते क्या है जब वो मंच पर खड़े होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, टीवी के सामने आते हैं तो कुछ और बोलते हैं। एक तरफ तो सार्वजनिक मंचों से उन्हीं मुसलमानों के लिए जहर उगलते हैं और फिर टीवी के सामने आकर के उन्हीं मुसलमानों के लिए बड़े दादाजी टाइप की बातें, बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। मतलब मोदी जी एकदम वो अपरिचित फिल्म देखी है सर आपने? वो जिसका कैरेक्टर एक कुछ कुछ मिनटों में बदलता रहता है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी में अपरिचित जैसा कुछ दिखने लगा है। किरदार एक घुस गया है क्या उनके अंदर? एक किरदार और जोड़ लीजिए, गजनी। हम्म। वो भी अपनी पिछली बातें सब भूल जाता है, फिर कुछ याद आ जाता है, फिर भूल जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो गजनी सिंड्रोम है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हावी हो गया है। देखिए, 24 घंटे पहले वे कह रहे थे मैं जहां रहता था वहां आसपास बहुत मुसलमान रहते थे, मेरे घर हम्म। में ईद के दिन खाना नहीं बनता था क्योंकि मुसलमानों के घर से आता था या मुस्लिमों के घर जाते थे। उनके घर पर कोई अब्दुल नाम का बचपन का कोई साथी था, अब्बास, क्षमा हम्म। कीजिए, अब्बास उनके घर पर पला बढ़ा। आज तक वो अब्बास कभी मिला नहीं। जो व्यक्ति 24 घंटे पहले ईद मनाने का दावा कर रहा हो, जिसके आसपास मुसलमान रहते रहे हो, वो सिर्फ 23 घंटे के भीतर फिर कहने लगे कि कांग्रेस 15% मुसलमानों के हक में सब कुछ देने वाली है, सब कुछ मुसलमानों को दे देगी। आपका मंगलसूत्र, प्रज्ञा मिश्रा का मंगलसूत्र छीन कर किसी रसूलन बी के गले में डाल देगी। ये वाकई में अब चिंता का विषय है प्रज्ञा जी। मैं राजनीति से परे हटकर हम्म। इसको हास प्रयास का विषय भी नहीं मानना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर लोग इसको तमाम मीम बनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ये मजाक का विषय नहीं है प्रज्ञा जी। अब देश को इस हम्म। मुकाम पर आकर चिंता करनी चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनोदशा है वो हास परिहास का विषय नहीं है, वो राष्ट्र की, देश की चिंता का विषय है कि क्या सचमुच में देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो अपने कहे से 23 घंटे में मुकर जाता है, जो 24 घंटे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है और टेलीविजन चैनलों के प्रायोजित इंटरव्यू में कहता है कि मैं हिंदू मुसलमान करूं तो सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। तो आज पूरे हम्म। देश को खड़े होकर कहना चाहिए कि आदरणीय सर, आप सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं बचे हैं। एक जिज्ञासा और है मेरी प्रज्ञा जी, जी। भारतीय जनता पार्टी में भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे अंधभक्त हैं। बड़े बड़े विदेशों से पढ़कर लौटे हुए लोग हैं। राजनाथ सिंह अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं, हम्म। उनके मंत्रिमंडल में तमाम पढ़े लिखे लोग हैं। जेएनयू की पढ़ी हुई निर्मला सीतारमण है। मेरी जिज्ञासा यह है कि वे लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं कि उनका नेता 24 घंटे में बदल जाता है। वे अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते होंगे अपने घर में। मैं खुदा कसम, ईश्वर कसम, अगर हमारे आपके जैसे लोग ऐसा कहें तो हमारे बच्चे हमें घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप कल तो ये कह रहे थे पापा, अब ये क्या हो गया, अब आप ये कह रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनका जमीर जिंदा है कि नहीं? बिल्कुल ज़ॉम्बी बन गए हैं। उनको कुछ नहीं सूझता कि उनका नेता किस तरह की नफरत भरी बातें करता है। अच्छा, एक मंगलसूत्र दिन वाली बात से याद आया, मोदी जी ने कहा कि ये जो मंगलसूत्र वाला बयान था, ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के लिए, यानी वो मुसलमानों के लिए नहीं था, कोडेड मुसलमानों के लिए नहीं था, वो तो सबके लिए था। हिंदू भी बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो आपको लगता है कि एक सवाल पूछना चाहिए था कि अगर आपने ये बात ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के लिए कहा है और उसमें हिंदू में है, तो अगर कांग्रेस मंगलसूत्र छीनेगी तो हिंदू से छीन करके हिंदू को दे देगी। आपके कहने का मतलब क्या था मोदी जी? ये सवाल पूछा नहीं किसी ने। देखिए, हम और आप भी पत्रकार हैं, मुझे 35 साल हो गए पत्रकारिता करते। और बड़ी विनम्रता से बताऊं, ग्वालियर में जब मैं नवभारत और नई दुनिया का संपादक था, अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री, मेरे बैनर पर, मैं ग्वालियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में 2 बार बतौर प्रधानमंत्री, 1 बार भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी आए। ऐसा कोई उनका उत्तर नहीं था जिस पर हम लोगों ने प्रतिप्रश्न न किया हो। ये सवाल के जवाब में प्रत्युत्तर, प्रतिप्रश्न, इसकी तो परंपरा पत्रकारिता में खत्म हो गई है। क्या उस वक्त उस पत्रकार ने उनसे कहा कि नहीं श्रीमान, आपने बहुत स्पष्ट कहा था कि अल्पसंख्यकों को मुसलमानों को दे देगी, और कल से अब तक वो भाषण दोनों लगातार क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर तैर रहे। ये कोई नहीं पूछता। टेलीविजन स्टूडियो के
भीतर जो 2-2 3 दिन पत्रकार बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, उसमें भी कुछ भी कह देते हैं, मुंडी हिलाकर रह जाते हैं पत्रकार। हम और आपसे अगर हम और आपको अवसर मिले, प्रज्ञा जी को अवसर मिले, तो आप तो तुरंत प्रतिप्रश्न करेंगी, काउंटर क्वेश्चन करेंगी कि नहीं बिल्कुल। सर, आपने ये कहा था कि आप कहें तो 1 मिनट रुक जाइए, हम आपको सुनवा देते हैं मोबाइल में आपका ही भाषण। जब प्रतिप्रश्न नहीं होते हैं तो इसी तरह उनका झूठ लगातार चलता रहता है और लंबे समय तक जिंदा रहता है। लेकिन अब एक फर्क आया है, अब ये 10 साल पहले की दुनिया नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस के आईटी सेल ने जो कुछ फैला दिया उसे लोगों ने मान लिया। अधिकतम 5 मिनट लगते हैं मोदी के, बीजेपी के, आरएसएस के झूठ को बेनकाब होने में, अधिकतम 5 मिनट। उन्हें आईना दिखाने के लिए दुनिया भर के फैक्ट चेकर्स हैं। फैक्ट चेकर्स की जरूरत नहीं है, साधारण से लोग, नागरिक, पत्रकार भी नहीं, आम आदमी 5 मिनट के अंदर उनका पुराना वीडियो दिखा देता है कि सर आपने तो ये कहा था। अब आप ज्यादा बच्चे हिंदुओं के भी बता रहे हैं, लेकिन उनका आईटी सेल, उनकी पूरी पार्टी, उनके कार्यकर्ता तो यही कहते हैं ना, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते। उनके उस भाषण में स्पष्ट शब्द था मुसलमान, फिर वे कैसे पलट रहे हैं। तो मैं पूरी गंभीरता के साथ ये चिंता देश के सामने रखना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री की ये मनोदशा है तो देश को चिंता करनी चाहिए। जी ठीक है सर, मोदी जी का आपको क्या लगता है कि क्या थक गए हैं मोदी जी, उम्र का तकाजा है, या फिर ये हार एकदम साफ दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री जी को कि इस बार तो भाई लुटिया डूबने वाली है, जो इतना ज्यादा अंड बंड कुछ भी बोल रहे हैं आजकल। मतलब प्रधानमंत्री जी का अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो बिल्कुल कंधे झुके हुए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज दिखाई देता है। भाषणों में भी प्रधानमंत्री का जो पहले ओजपूर्ण एक भाषण हम सुना करते थे एक समय के दौरान, 2014 के बाद 2019 तक, अब हम जो 2024 में उनके भाषण सुन रहे हैं वही रिपीट कैसेट वही कैसेट बार बार चलता जा रहा है। वो कॉन्फिडेंस भी दिखाई नहीं देता। ये सब क्या है सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा हूं, इससे तो मनोवैज्ञानिकों को, चिकित्सकों को, मनोविश्लेषकों को देखना चाहिए, उन्हें अध्ययन करना चाहिए। जहां तक आपने उम्र का सवाल उठाया, देखिए बहुत ज्यादा उम्र उनकी नहीं है। अमित शाह तो कह रहे हैं 2029 के बाद भी वे नेतृत्व करेंगे देश का, 29 में भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। हम भी कामना करते हैं कि वे पूर्ण स्वस्थ रहें, मानसिक और शारीरिक रूप से, और देश का नेतृत्व करें। लेकिन इस वक्त जो कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी कथनी करनी में फर्क दिखाई दे रहा है, उसके पीछे मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा कि वे वाकई में स्वस्थ हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर है, उन्हें हार की आशंका दिखाई दे रही है। एकदम सामने देहरी पर दिख रहा है कि अब जनता के बीच में उनके जुमले चल नहीं रहे। वे कोई भी मुद्दा उठा रहे हैं, वो ज्यादा दिनों तक जनता में चलता नहीं। लोग असली मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की जितनी बड़ी विकराल समस्या इस वक्त है देश में, जितनी बड़ी युवा आबादी बेरोजगार है इस देश में, वो कह रही है कि साहब हमें हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, हमारी नौकरी की बात करो, आप महंगाई की बात करो। चूंकि इन सभी सवालों के उत्तर मोदी जी के पास नहीं है, इसलिए पिछले पूरे चुनाव अभियान में वे बार बार भटक रहे हैं। वे किसी एक मुद्दे पर भी तो नहीं टिक रहे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर भी कहां टिक पा रहे हैं। उसी पर टिके रहे तो समझ में आ जाए। आप बनारस के घाट पर तो कह देते हैं अगर मैं हिंदू मुसलमान कहूं तो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, अगले ही दिन आप फिर हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं। आप कांग्रेस, नेहरू, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, अरे भाई पीओके की बात कर रहे हो, कश्मीर में तो चुनाव नहीं लड़ रहे हो, 370 का राग अलाप रहे हो पूरे देश में। कश्मीर की एक भी सीट पर पर्चा भरने की हिम्मत नहीं पड़ी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की। ये क्या है? ये इस बात का एहसास है जो उन्हें हो चुका है कि जनता में अब उनकी वैसी स्वीकार्यता नहीं बची है जैसी 2019 में थी। यद्यपि 2019 में भी उनका ग्राफ बहुत गिर चुका था। जैसा कि लोग कहते हैं, विशेषज्ञों का मानना है, अगर बालाकोट नहीं हुआ होता, घटना नहीं हुई होती पुलवामा की, और फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का प्रपंच न रचा गया होता, हम उसकी सच्चाई भी आज तक नहीं जानते क्या है, पर राष्ट्रवाद का बुखार उठाया गया और चुनाव जीत लिया गया। इस बार तो ऐसा भी कोई मुद्दा सामने नहीं है, उनके पास में कुछ नहीं है। तो मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो बार बार बदलती हुई भंगिमाएं हैं, स्थायित्व तो नहीं दिख रहा उनके भाषणों में, मुद्दों में, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है उनके पास ये सूचना है, उनके पास ये खबरें पहुंच चुकी हैं कि आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले।
अच्छा, जी इस प्रज्वल। समय जो एक चीज और बिल्कुल साफ तौर पर हम देख सकते हैं, जो एक खाई की सुगबुगाहट थी शाह और योगी के बीच, मतलब मोदी वाली बीजेपी और योगी वाली बीजेपी के बीच, वो खाई भी अब बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी है। समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी ठाकुर लॉबी भी मोदी के सपोर्ट में खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। अमित शाह राजा भैया को बैंगलोर बुलाते हैं, फिर खुद उत्तर प्रदेश आते हैं, समर्थन मांगते हैं, लेकिन समर्थन नहीं मिलता है। फिर उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं राजपूत समाज की। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो सर धरने भी नहीं होने देती ना योगी सरकार, डंडे बजा देती है सर। यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई, पंचायतें हुई, लेकिन होने दी गई। तो ये सब कुछ क्या संकेत दे रहा है कि बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा किससे है? मोदी की देखिए, बीजेपी को। न केवल होने दी गई, बल्कि उनमें बाकायदा गंगाजली उठाकर शपथ ली गई है। कल ही या आज मेरे ख्याल से करणी सेना का कोई रायबरेली हाँ। अमेठी में कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें कसम खाई गई है कि बीजेपी को आज। वोट नहीं देंगे। आज हुआ है। हम्म। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी लगातार सभाएं, संगोष्ठियां, बैठकें हो रही हैं जिसमें कसम खाई जा रही है, शपथ दिलाई जा रही है कि राजपूत लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आपने जिस खाई का जिक्र किया, मोदी की बीजेपी यानी मोदी शाह की और योगी आदित्यनाथ की, वो योगी आदित्यनाथ जिनकी अपनी एक हिंदू युवा वाहिनी नाम की खुद की पार्टी जैसी थी, वो राजनीतिक दल तो नहीं था लेकिन एक सामाजिक संगठन तो था ही। और योगी आदित्यनाथ, अगर मैं थोड़ी देसी भाषा में कहूं तो नरेंद्र मोदी से डटते नहीं है, उनके काबू में नहीं आते हैं। वे मुख्यमंत्री जिस तरह से बने थे वो पूरे देश ने देखा है, सब जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने धमकाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की, मोदी शाह को धमकाने वाले एकमात्र व्यक्ति योगी आदित्यनाथ हैं। कुछ साल पहले किसी को प्लांट करने की कोशिश की थी, कोई शर्मा जी थे, मोदी शाह चाहते थे उन्हें मंत्री बना दिया जाए, योगी ने नहीं बनाया। फिलहाल असली लड़ाई जो है, हु इज आफ्टर नरेंद्र मोदी, मोदी के बाद कौन। यद्यपि खुद मोदी जी अभी 1000 साल तक रहेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद की असली लड़ाई है। मोदी जी चाहते हैं कि राजपाट अमित शाह को दें वे अपने होशो आभास में, और हो सकता है उसके बाद वे, वैसे तो वे नहीं जाएंगे कहीं भी, आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक वे प्रधानमंत्री रहना चाहेंगे। हमें कोई ऐतराज नहीं, जनता के वोटों से अगर वे चुनकर आते हैं तो इसमें किसी क्यों आपत्ति होना चाहिए। लेकिन उनके बाद अमित शाह न बन पाए, योगी आदित्यनाथ अपना दावा ठोक दें, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा सा सबक यूपी से नरेंद्र मोदी को सिखाया जाए। वो जो पिछली बार का आंकड़ा है, उस आंकड़े को थोड़ा खींचतान करके योगी जी नीचे लाना चाहते हैं। वे शायद दिल्ली को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप योगी को या गोरखपुर के मठ को हिलाने की कोशिश करेंगे तो आपकी कुर्सी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। और तो उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आए जो योगी आदित्यनाथ के सर पर खतरे के बादल न मंडराएं? क्या लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश की छोड़ दीजिए, कुल मिलाकर भी पूरे देश से अगर इतनी सीटें आ गई कि मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, तो वो जो अरविंद केजरीवाल ने जेल से आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि 2 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ हट जाएंगे। देखिए, केजरीवाल के पास कहां से सूचना है हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने दूध में नींबू तो निचोड़ दिया है, दूध तो उन्हें फाड़ दिया है। अब ये जो फटा बना है, इसको संभालना, इसमें से पनीर बनाना फिलहाल मोदी जी और अमित शाह के बस की बात लगती नहीं। तो असली बात तो यह है कि सीटें कहां से कितनी आए, ये बात की बात है। असली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ तो शायद ये चाहेंगे कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने, भले ही बीजेपी की सरकार बने, गठबंधन के और दूसरे दलों के सहयोग से और कोई समझौता कैंडिडेट में अगर वे खुद न बन पाए तो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, कोई भी दूसरा नाम आ जाए, जिसके बाद तीसरे पायदान पर, तीसरे चरण में योगी आदित्यनाथ अपना दावा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ठोक सके। इसके लिए जरूरी है कि जी, हाँ सर, कंप्लीट करिए। नहीं, बस इसके लिए जरूरी है कि मेरे मन में बहुत सारे हैं ना, इसलिए मैं अचानक से आपकी बातों से सवाल निकल के आते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि तुरंत टोक दूं, लेकिन आप अपनी बात पूरी करिए। इसके लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी के कद को थोड़ा सा छांट दिया जाए, और वो छटाई का काम योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से कर रहे हैं, जिनमें से एक तरीका वो है जिसका आपने उल्लेख किया कि राजपूतों की, क्षत्रियों की जिस तरह सभाएं हो रही हैं, जिस तरह उसमें बीजेपी को वोट न देने की बात हो रही है,
उसके पीछे जी। कहीं ना कहीं तो योगी जी का कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद है। जी। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सर कि बीजेपी में जो इंटरनल द्वंद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ये जो युद्ध दिखाई दे रहा है, ये बहुत कुछ कह रहा है। ये तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। जिस तरीके से आदित्य सिंह ने एक्स पर लिखा कि उसूलों से समझौता नहीं होगा। बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ को नेता नहीं मानते हैं, वो मोदी को अपना नेता मानते हैं। दूसरी तरफ ये तमाम चीजें, राजा भैया जो कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन में खड़े रहे, लेकिन अब मोदी के चुनाव में मोदी के समर्थन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या तस्वीर बता रहा है कि हर तरफ से मतलब पेश कसे जा चुके हैं क्या? देखिए, असल में हो क्या रहा है कि लोगों को अब ऐसा समझ में आ रहा है कि मोदी शाह सत्ता से जा रहे हैं, तो इसलिए उनका जो भौकाल आज से 1 डेढ़ महीने पहले था, यहाँ तक कि देखिए हम और आपको भी इतना आसान नहीं लग रहा था। जी जी। आप पूरी ईमानदारी से अगर हम स्वीकार करें, आज से 2 महीने पहले जब चुनाव शुरू हुआ था, तब ऐसा लगा था पता नहीं इंडिया गठबंधन कैसा चुनाव लड़ पाएगा, क्या मुकाबले में आ पाएगा, उसके मुद्दे क्या होंगे, जनता को वो क्या आश्वासन देने जा रहा है, क्या उसके घोषणा पत्र में होगा। लेकिन कांग्रेस ने और खास तौर से इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, उसके बाद अब चाहे राजा भैया हों या और दूसरे लोग हों, लोगों को ये लगने लगा है कि शायद मोदी शाह आने वाले नहीं है, तो अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है। देखिए, दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है, तानाशाह इस बात से डरता है कि लोग उससे डरना बंद न कर दें। जिस दिन तानाशाह से लोग डरना बंद कर देते हैं, उस दिन तानाशाह का पतन शुरू हो जाता है। तो ये तो चाहे राजा भैया हों, चाहे करणी सेना के लोग हों, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे क्षत्रिय सेना हो, कोई भी हो, या छोटे से छोटे पत्रकार हों जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, लोगों ने डरना बंद कर दिया है नरेंद्र मोदी से। प्रज्ञा मिश्रा भी डर नहीं रही। हम लोग तो खैर कभी नहीं डरते थे, ना आप डरते ना हम डरते, जिंदगी की आखिरी सांस तक डरने वाले नहीं है। लेकिन राजा भैया अगर ये संदेश दे रहे हैं कि फला फला 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जिताने का कोई संदेश दे रहे हैं, तो ये भी इस बात का परिचायक है कि मोदी शाह का खौफ खत्म हो गया है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनके लिए वाटरलू साबित हो सकता है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, दिल्ली का राजमार्ग लखनऊ से होकर गुजरता है, जो मोदी शाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, स्वाभाविक है, पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीती थी। अगर उसमें 5 या 10 सीटों की भी कमी आती है, जो कि इस वक्त लग रही है, जिस तरह से राहुल गांधी अखिलेश यादव जुगलबंदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जी। जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब कल अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, तो ये जो एकता दिखाई दे रही है, वैसी एकता तो बीजेपी के अपने नेताओं में नहीं दिख रही है। आप बताइए 80 पूरे में देश कितनी में। सीटें आप देख रहे हैं राकेश सर? देखिए, अब तक की स्थिति में आमतौर पर आंकड़े पर नहीं जाता हूं, संख्या का दावा नहीं करता हूं, चौथे लेकिन चरण के बाद अनुमानित चौथे चरण के बाद अनुमानतः पिछली बार अगर 62 सीटें थी बीजेपी के पास, तो अब तक की स्थिति में 50 रह जाने वाली है। लेकिन अगले 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान होने वाला है। मेरा ऐसा मानना है, अगर वे 40-50 सीटों पर सिमट जाते हैं यूपी में, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी भरपाई कहीं और से होने वाली नहीं है। लोगों को लग रहा है तेलंगाना, पांचवा चरण जो है ये तो राशन वाली बेल्ट है सर। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब मोदी जी ने रोना भी शुरू कर दिया है, और ये अलग बात है कि उसकी काट के तौर पर आज खड़गे जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि अब 10 किलो राशन कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो देगी, और साथ ही साथ 8,500 रुपए महिलाओं के खाते में पर महीना पहुंचेगा। तो ये चीज तो है, लेकिन आपको क्या लगता है राशन वाली बेल्ट मतलब यहाँ पर कुछ कमजोर होगी? देखिए, राशन लाभार्थी जिनको घर मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, या जिनके घरों पर 5 किलो अनाज अब जा रहा था अब तक, उसमें आज भी बहुत बड़ा तबका है जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी को वोट देता है, आगे भी देगा। लेकिन उसकी काट में जिस तरह अब कांग्रेस ने आज दांव खेला है कि हम 5 नहीं 10 किलो देंगे। प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि ये राइट टू फूड तो कांग्रेस का दिया हुआ है, हमारे समय की देन है ये। उसी कानून के तहत आपको ये 5 किलो अनाज मिल पा रहा है, और उसमें तो कुछ ज्यादा का प्रावधान था। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने जिस तरह मतदाताओं के सामने अब ये जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उसका सपना उससे भी बड़ा परोसा है। इससे कुछ तो अंतर आएगा, थोड़ा ऊंच नीच तो होगी, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो एक क्षेत्र विशेष नहीं है, वो तो पूरे देश में है।
अभी अभी नवंबर में जो चुनाव हुए थे, हमने मध्य प्रदेश जैसे राज्य में देखा जहां दूर दूर तक कोई संभावना दिखाई नहीं देती थी बीजेपी की जीतने की, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो जो लाडली बहना योजना थी उसकी वजह से बीजेपी चुनाव जीत गई। तो इसे तो कोई नहीं रोक सकता। अगर आज भी लोग 82 करोड़ लोग, 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं, उनमें से अगर बहुत बड़े हिस्से ने बीजेपी को वोट दिया तो इस चुनाव में कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये जो सरकारी तंत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ज्यादा घुसपैठ वाले लोग हुए हैं, वहां मारपीट हुई है। उज्जैन में जिस दिन मतदान था 13 तारीख को, एक पीठासीन अधिकारी हाँ। मतदान केंद्र के भीतर बैठकर मोदी मोदी कर रही थी, बीजेपी के लिए वोट मांग रही थी। लेकिन ये सब लोगों का हौसला इसलिए बढ़ा हुआ है कि इनके खिलाफ कानून में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। अगर अनिल मसीह के खिलाफ, चंडीगढ़ वाले उस महापुरुष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जिसे लोकतंत्र का हत्यारा कहा था, उसके खिलाफ वाकई में कोई कार्रवाई होती, मुकदमा दर्ज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपके खिलाफ केस चलेगा। हमारी आज तक की जानकारी में अनिल मसीह आजाद घूम रहे, मस्त घूम रहे, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, उन्होंने तो सॉरी बोलकर मुक्ति पा ली। जब तक कानून ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक सत्ता के पक्ष में इसी तरह वर्दी में लोग पटक पटक कर गरीब दलित को पिटाई लगाएंगे, मारेंगे, और ये सिलसिला आगे भी बढ़ता रहेगा। 13 तारीख के मतदान में देश भर में ऐसी घटनाएं हुई, हमने देखा। सुब्रत पाठक ने किस तरह पुलिस वालों को धमकी दी है कि हम बदला लेंगे, सरेआम कैमरे के सामने आदमी कह रहा है बदला लेंगे, अश्लीलतम गालियां दे रहे हैं। ये हौसला, सत्ता का अहंकार इसी वजह से है कि इन्हें लगता है इस देश की जनता मूर्ख है, वे किसी भी सीमा तक कुछ भी करेंगे, फिर भी लोग उन्हें वोट देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, जनता को अपना हित अहित दिखाई देने लगा है। जी प्रिंसिपल। अच्छा सर, अब 4 चरण हो चुके हैं, 380 सीटें निपट चुकी हैं, लगभग तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। अब आगे आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए ये जो बाकी के 3 चरण बचे हुए हैं, 5वां, 6ठा और 7वां, ये कितना मजबूत है और किस आधार पर मजबूत है? देखिए, मेरे लिए एक ही आधार मुझे दिखाई देता है कि ये सारी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में है, जिस तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रही है, वो अपने आप में हैरत अंगेज है। भारत की राजनीति में इस तरह कभी भी चुनाव नहीं लड़ा गया। देखिए, एनडीए गठबंधन है नरेंद्र मोदी का, उनकी पार्टी, उनके गठबंधन में ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं है। आज की तारीख में बिहार में नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, अकाली दल उन्हें छोड़कर जा चुका है। सिर्फ एक हम मान सकते हैं, तेलुगु देशम, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे एक दो और घटक दल है। लेकिन कांग्रेस के साथ तो बहुत बड़े बड़े दल हैं। समाजवादी पार्टी है, बिहार में राजद है, अरविंद केजरीवाल है, जिनके पास 2-2 राज्यों में सरकार है। ऐसी पार्टियां जिस तरह मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो आपने पूछा किस आधार पर, मेरे लिए आधार सिर्फ ये है कि ये गठबंधन जिस तरह चुनाव लड़ रहा है, नेताओं की एकता का संदेश पार्टी के काडर तक और काडर के जरिए जनता तक पहुंचाए, मतदाता तक पहुंचाए। मैं हमेशा ये बात कहता आया हूं कि आमतौर पर पार्टियों में गठबंधन हो जाता है, नेताओं में गठबंधन हो जाता है, लेकिन जो कार्यकर्ता है, काडर है और मतदाता है, उस तक वो संदेश पहुंचता नहीं और वो स्वीकार भी नहीं करता। उत्तर प्रदेश में पिछली बार चाहे वो बसपा और सपा का गठबंधन रहा हो या कांग्रेस सपा का, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था, इसलिए अच्छे परिणाम नहीं आए थे। इस बार ऐसा लग रहा है, नेता जिस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, एक साथ मंचों पर सभाएं कर रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं, हाथ डालकर घूम रहे हैं, एक दूसरे के सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक दूसरे के भाषण और आयोजन शेयर हो रहे हैं। आप देख लीजिए, सपा का ट्विटर हैंडल अखिलेश यादव का, कांग्रेस की बात हो रही, राहुल गांधी के भाषण शेयर हो रहे हैं। आईएनसी इंडिया कांग्रेस का हैंडल देख लीजिए, उस पर अखिलेश यादव के भाषण साझा हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद के भाषण देख लीजिए, किसने उल्लेख नहीं किया? अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जनता के भीतर ये संदेश गया है कि सचमुच की एकता है। ये नेता इस बार एक साथ सचमुच हैं, चुनाव जीतने के लिए ये साथ खड़े हैं, इसलिए कार्यकर्ता भी उसी रूप में मिलजुल कर काम कर रहा है। आप यूपी की सारी सभाएं देख लीजिए, झंडे गिन लीजिए, उस तरह की खबरें चल रही हैं। अगर अखिलेश यादव आ रहे हैं तो कांग्रेस के झंडे भी उतने ही होते हैं और कई बार सपा के झंडों से ज्यादा होते हैं।
राहुल गांधी की अगर सभा है तो सपा के कार्यकर्ता और उनके झंडे उससे ज्यादा मिलते हैं। एक वो सपा के कौन पदाधिकारी आईपी सिंह ट्विटर हाँ। हैंडल पर चुनाव से पहले किस तरह लड़ रहे थे, वो कांग्रेसियों के खिलाफ किस तरह बोल रहे थे। आज आप देख लीजिए राहुल गांधी के कितने कसीदे काट रहे हैं। तो इन सब चीजों का चुनाव में फर्क पड़ता है। मतदाता को भी लगता है कि नहीं, नेताओं में एकता है, पार्टियों में एकता है, कार्यकर्ता एक होकर चुनाव के बूथ पर मतदान केंद्र पर बैठे हैं, तो वोट भी उनको देने के लिए सोचना पड़ता है। इस सब अच्छा, के चलते चलते मुझे आखिर जी हाँ 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 हाँ, कंप्लीट करें सर। तो इस सब कारणों से मैं आखिरी के 3 चरणों को ऐसा मानता हूं कि जो टेम्पो बना हुआ था पिछले 4 चरण का, वो बना रहेगा। और ये अच्छा। टेम्पो नोटों की बजाय वोट भर भर कर लेकर आएगा इंडिया गठबंधन के लिए। तो नरेंद्र मोदी के लिए 4 जून की दोपहर अच्छी नहीं रहने वाली, ऐसा अच्छी लगता है नहीं मुझे। रहेगी। अच्छा, चलते चलते एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सर, मैं पर्सनली उसका मतलब जानना चाहती हूँ। आपने तो तमाम चुनाव देखे हैं, इतने साल हो गए सर, आपके पास तो इतना अनुभव है चुनावों का। तो ये बताइए कि सर रोने से वोट मिलता है क्या? मतलब जब जब चुनाव पास आता है नरेंद्र मोदी जी रोना शुरू कर देते हैं। कुछ समय पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि देखिएगा अभी मोदी कुछ समय बाद रोने वाले हैं, और देखिए रो दिए मोदी जी। तो ये स्क्रिप्टेड होता है क्या, और रोने से वोट मिलता है क्या? देखिए, उनका तो हर काम स्क्रिप्टेड है, सब कुछ पटकथा के अनुरूप होता है। तय रहता है कि उन्हें कब रोना है, कब रोते रोते रुक जाना है। यद्यपि अभी वो रोए नहीं है, देखा जाए तो उस दिन स्टार्ट नहीं हो पाया इंजन। सेल्फ लिया 2-3 बार, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। हो सकता है अभी 3 चरण बाकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता, अब इस देश की जनता इतनी भोली भाली नहीं बची है, वो इतनी भावुक नहीं बची है। इसलिए भी नहीं बची है कि नरेंद्र मोदी की कथनी करनी में जो फर्क है वो लोग समझ चुके हैं। अब कोई उनकी भावुक बातों में नहीं आता। और प्रियंका गांधी तो कह रही हैं, आप काहे के लिए रोते हो, मेरी दादी को देखिए, वो तो कभी नहीं रोई। इतना विरोध हुआ, उनके खिलाफ इतने आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, वे तो नहीं रोई। उन्होंने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 77 में हारी, 80 में फिर लौट आई। मुझे आज तक इंदिरा गांधी का कोई भाषण रोते हुए वाला याद नहीं, कोई वीडियो नहीं देखा मैंने आज तक। प्रियंका गांधी ने कहा उनके जवान बेटे की लाश सामने रखी थी, संजय गांधी नहीं रोई थी। नरेंद्र मोदी रोकर अगर वोट पाना चाहते हैं तो अब उनके आंसुओं से वोट मिलने वाले नहीं है। और सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी ने आंसुओं की बेकदरी कर दी है। आंसू बहुत पवित्र चीज होते हैं। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। जब गरीब इंसान, जब कोई बशीर बद्र साहब का शेर है, जी। जब कोई गरीब इंसान, जब कोई मजलूम, जब कोई वास्तविक दुखियारा रोता है तो उसके आंसुओं की बहुत कीमत होती है। वे सच्चे आंसू होते हैं। लेकिन इस देश में नरेंद्र मोदी के आंसुओं ने आंसुओं को मखौल का विषय बना दिया है। लेकिन इस देश के लोगों ने सर मोदी के आंसुओं से पहले बहुत सारे मणिपुर के लोगों के आंसू देखे, पहलवानों के आंसू देखे, किसानों के आंसू देखे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उन आंसुओं की कदर करनी चाहिए, उन आंसुओं की कदर करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पाठक सर, आपने समय दिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।